हेलो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। इस वीडियो में हम ये सब एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। हम जानेंगे पेट्रोकेमिकल्स बेसिकली होते क्या हैं, पेट्रोकेमिकल्स के यूजेस क्या क्या हैं, फ्यूल्स में किस तरीके से पेट्रोकेमिकल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, रिजर्व्स को भी हम डिस्कस करेंगे टू सम एक्सटेंट। उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स के साथ मेन इशू क्या है ये भी हम जानेंगे, और अब तक इंडिया ने क्या मेजर्स उठाए हैं पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड इश्यूज को टैकल करने में, ये भी हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स बेसिकली हैं क्या, ये सब हम समझेंगे पॉइंट्स में। देखिए, पेट्रोकेमिकल्स आर केमिकल्स। पेट्रोकेमिकल जैसे नाम में ही पता लग रहा है, केमिकल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से। ऑलराइट, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज ब्लैक थिक लिक्विड विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। बहुत से हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको मिलेगा क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं धरती से, और क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरी में ले जाकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्रूड ऑयल अकर्स इन मैरीन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रूड ऑयल बेसिकली बनता कैसे है? देखिए, क्रूड ऑयल इज फॉर्म्ड by the dead remains of animals and vegetation buried inside the earth surface, which under heat and pressure gets converted into petroleum। मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप समझ गए होंगे कि क्रूड ऑयल बेसिकली पेट्रोलियम ही है, दोनों सेम चीज़ें हैं, बस क्रूड ऑयल आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है धरती से। तो क्रूड ऑयल फॉर्म कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है, जब आज से कई मिलियन साल पहले एनिमल्स, डायनासोर्स जब वो मर गए, उनकी बॉडी नेचुरली धरती के नीचे दबती गई, लेयर्स ऑफ लेयर्स उनके ऊपर लैंड बनता गया, और इवेंचुअली धरती के काफ़ी डीप जब उनकी बॉडी चली गई, ना सिर्फ एनिमल्स की, यहाँ पे हम प्लांट्स की बॉडी को भी गिन सकते हैं, उसके बाद धरती के अंदर हीट और प्रेशर से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल बना। उसको हम आज के टाइम में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हैंस इट इज नॉन रिन्यूएबल। ये नॉन रिन्यूएबल है। बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम के अलावा कोल को भी आप फॉसिल फ्यूल ही कहोगे ना। पेट्रोलियम में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको सेपरेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि बताइए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अगर पेट्रोलियम या फिर इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही रहने वाला है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस होता है ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स हैविंग वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स। द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड देयर यूज इज शोन इन द फिगर। ये आप देख सकते हैं गैसोलीन किस तरीके से बनती है, कैरोसिन, डीजल, ये सारी चीज़ें आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग अलग मिलती रहेगी। और इवेंचुअली अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखें जो रिफाइनरी से हमको मिलते हैं, वो वेरियस एस्पेक्ट्स में यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल इंडस्ट्री, एलपीजी, बेस मटेरियल फॉर रोड्स, और कंस्ट्रक्शन में भी उनका यूज़ होता है। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपने काफ़ी सेपरेट कर लिए मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स। आपने गैसोलीन बना दिया, आपने कैरोसिन बना दिया, डीजल ऑयल बना दिया, उसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, बहुत सी चीज़ें आपने यहाँ पे बना दी। इनका यूज़ आप कहाँ कहाँ करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये आपके सामने बहुत ही यूजफुल पॉइंट्स हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड एज फ्यूल। हम इनको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा आप इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव काम होगा। इंडिया में सिर्फ 0.2% इलेक्ट्रिसिटी हम पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू बनाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, दैट्स वाई वी यूज़ अदर मीन्स। प्राइमरली कोल का काफ़ी यूज़ होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। नाउ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हमने 3 ग्रुप्स में डाइवर्सिफाई कर रखा है, 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर रखा है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एरोमेटिक्स, ओलेफिन्स और सिंथेटिक गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एरोमेटिक्स आर मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स
जी हाँ, बिल्कुल, प्लास्टिक इंडस्ट्री क्रूड ऑयल पे ही टिकी है। आप जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वेरियस फॉर्म्स में, चाहे पानी की बोतल हो या फिर आप गुड्स को कैरी करने के लिए जो आप बैग यूज़ करते हो या किसी भी और तरीके से आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक आपको क्रूड ऑयल से ही मिलता है, मतलब कि पेट्रोकेमिकल्स से ही आपको प्लास्टिक मिलता है और ये आता है एरोमेटिक्स के अंडर, ठीक है। उसके अलावा सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने एरोमेटिक्स के अंडर कैटेगराइज कर रखी हैं। फिर बात आती है ओलेफिन्स की। Olefins are considered as the major source for the preparation of industrial chemicals and its important components are toluene and benzene. Synthetic gas की अगर हम बात करें तो synthetic gases are usually meant for the production of methanol and ammonia and are comprised of hydrogen and carbon monoxide. तो इस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं ना। मैंने आपको प्लास्टिक की बात बताई कि प्लास्टिक भी आपको ऑयल से ही बेसिकली मिलता है, आप क्रूड ऑयल से ही इवेंचुअली प्लास्टिक बनाते हो 99% के आसपास। अब बात चल रही है कि हम इनको ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाएं, उस पर अभी काफ़ी रिसर्च चल रही है फॉर द टाइम बीइंग। मगर ये जान लो कि मोस्ट आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग नाफ्टा। नाउ कुछ फ्यूल की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। पहली बात होती है नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है? देर आर सम फ्यूल्स विच आर मिक्सड अप इन एयर फॉर कंबशन। व्हेन दीज फ्यूल्स बर्न एंड प्रोड्यूस हीट, दिस हीट ऑफ द फ्यूल डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एग्जैक्ट वर्क। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक फ्यूल की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है एनर्जी प्रोड्यूस करने की। काफ़ी बार जो फ्यूल्स होते हैं, जो कमज़ोर फ्यूल होते हैं, उसमें हो जाता है प्रीमेच्योर कंबशन और उससे शार्प साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है जब उसको आप यूज़ करते हो टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसको हम कहते हैं नॉकिंग, ठीक है। तो इन अ नटशेल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि दोज फ्यूल्स हुज नॉकिंग इज़ वेरी लो आर अज्यूम्ड बेस्ट फ्यूल्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि नॉकिंग, ठीक है, फ्यूल की एक टर्मिनोलॉजी है, फ्यूल कितना अच्छा है उसको नॉकिंग से हम डिसाइड करते हैं। तो जिस फ्यूल में नॉकिंग सबसे कम है, सबसे कम ये शार्प साउंड्स क्रिएट कर रहा है, मतलब कि बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल है वो। काफ़ी बार नॉकिंग को कम करने के लिए हम बहुत सारे एंटी नॉकिंग कंपाउंड भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्रा एथिल लीड, जो काफ़ी हद तक हार्मफुल भी है एनवायरनमेंट के लिए। उसके अलावा बेंजीन, ये सब कुछ एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स हैं ना। फिर बात आती है ऑक्टेन नंबर की। देखिए, ऑक्टेन नंबर इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ फ्यूल टू रेजिस्ट नॉकिंग। नॉकिंग में कितना वो रेजिस्टेंस दे रहा है, उसके हिसाब से उसका ऑक्टेन नंबर हम तय करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्टेन नंबर यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा, मतलब अगर 100 है तो मतलब उस फ्यूल में नॉकिंग काफ़ी कम है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। नाउ अब हम बात करते हैं ऑयल रिजर्व्स के बारे में। ये बेसिकली एक ब्रीफ डिस्कशन होगा, इसमें एक इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम। बेसिकली पेट्रोकेमिकल्स में जो ऑयल रिजर्व्स का एक सेगमेंट है उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे। देखो, एट ग्लोबल लेवल प्रूवन वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स आर एज फॉलोज। सऊदी अरेबिया में आपको मिडल ईस्ट में काफ़ी ऑयल मिलेगा ऑब्वियसली। ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, ओमान, सीरिया, ये सब ऑयल रिच नेशंस हैं। मिडल ईस्ट में, ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट एशिया का ही पार्ट है, मगर सिंस मिडल ईस्ट में अपने आप पे इतने ज़्यादा एनर्जी से भरपूर कंट्रीज़ हैं, उनको मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया है। लैटिन अमेरिका में आप अगर देखोगे तो ऑब्वियसली वेनेजुएला बाय द वे दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व्स अपने पास रखता है। प्रॉब्लम ये है कि उनका जो क्रूड ऑयल है एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी बात, क्रूड ऑयल की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं। जो सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल है ज़्यादातर ऑफशोर है, उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी हद तक आसान है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो इनका क्रूड ऑयल है सऊदी अरेबिया का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसलिए आज के टाइम में सऊदी अरेबिया, इवन दो ऑयल के प्राइसेस गिरे हुए हैं, काफ़ी इजीली सब कुछ मैनेज कर रहा है। वेनेजुएला का हाल आप जान रहे हैं, वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई है बिकॉज ऑफ द क्रैशिंग ऑयल प्राइसेस। अच्छा, लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के अलावा कुछ ऑयल रिजर्व्स आपको पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली में भी मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें तो कनाडा एक बहुत ही बड़ा कंट्री है जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। कनाडा में आपको काफ़ी सारे ऑफशोर रिजर्व्स मिलेंगे। उसके अलावा यूएसए में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे आपको ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस, कैलिफोर्निया
और लुइजियाना। फिर अगर हम ईस्टर्न अफ्रीका में देखें तो वहाँ पे आपको इजिप्ट। फिर अगर हम अफ्रीका में देखें तो यहाँ पे आपको लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सूडान, नाइजीरिया, अंगोला, इन सब कंट्रीज़ में काफ़ी ऑयल मिलेगा। एशिया में आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है ब्रुनाई के नाम से। इंडोनेशिया में काफ़ी ऑयल है, म्यांमार में काफ़ी ऑयल है, उसके अलावा साउथ चाइना सी रीजन में आपको काफ़ी ऑयल मिलेगा। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं नहीं। कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑयल रिजर्व्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको अलग से मैप पे भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं। आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे दोनों टाइप के ऑयल रिजर्व्स मेंशन किए हैं, ऑन शोर, ऑफ शोर। ऑन शोर का अर्थ ये है जो आपको ज़मीन पर ऑयल मिलेगा, ऑफ शोर मतलब कि कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में ऑफकोर्स आपको गुजरात, कच्छ ऑफ शोर में काफ़ी ऑयल मिलेगा। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन है हमारा, उसके अलावा महानदी ऑफ शोर है, उसके अलावा मुंबई डीप वाटर में काफ़ी ऑयल है। तो ये सब है। उस सब के अलावा आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऑयल मिलेगा। ऑफकोर्स ये ऑन शोर ऑयल है। नाउ इंडिया में हमारे पास जो ऑयल के रिजर्व्स हैं काफ़ी कम है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मगर ऑयल की रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक अलग से मैप है जहाँ पे जो मेन हमारी रिफाइनरीज हैं इंडिया में ये मेंशन कर रखी है। ऑयल रिफाइनरीज होना अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। हम काफ़ी बार क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन सब कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करके सारा ऑयल कंज्यूम नहीं कर लेते। हमारे पास रिफाइनरीज इतनी अच्छी हैं कि उनसे हम प्रोडक्ट्स बनाकर, वेरियस प्रोडक्ट्स, लुब्रिकेंट्स होते हैं, उसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब बना के बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ यू शुड नो। नाउ अब हम आते हैं एलपीजी पर। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, विच इज़ कंबस्टेबल होता है ये, और इसको आप फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हो फॉर कुकिंग। एलपीजी इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को पहले आप रिफाइन करोगे and is almost entirely derived from fractional distillation of crude oil। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी, उसी से आपको एलपीजी भी मिल जाएगी। इट इज कॉम्प्रेस्ड सो दैट गैस चेंजेस इट्स स्टेट टू लिक्विड। बाद में इसको हम कॉम्प्रेस करते हैं ताकि जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आ जाए। इसके काफ़ी काम होते हैं रूरल हीटिंग में, रेफ्रिजरेशन में, उसके अलावा मोटर फ्यूल में भी काफ़ी बार ये यूज़ होता है। और अगर मान लीजिए कहीं पर एलपीजी की लीकेज हो जाती है तो लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेरकैप्टेन को। ठीक है, नाउ एलपीजी की जब हम बात करें तो ऑब्वियसली याद आता है उज्ज्वला प्रोग्राम, स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू एवरीवन। ये अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स का सेक्शन है, वहाँ पे कवर हो जाएगा, मगर यह भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो एलपीजी से आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। नाउ आगे हम बढ़े तो जो इश्यूज हैं पेट्रोकेमिकल से ये डिस्कस करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स गिव अस इन्यूमरेबल यूजफुल प्रोडक्ट्स। बेशक पेट्रोकेमिकल से हमको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, मगर ये हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। दे एग्जिबिट अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट सच एज एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन। आप पेट्रोकेमिकल्स को जिस तरीके से भी यूज़ करो, आप अगर कहीं पर आप देखोगे रिफाइनरी में जहाँ पे हम क्रूड ऑयल से बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होते हुए देखो, चाहे उससे जब एमिशंस क्रिएट हो रहे हैं, या फिर आप प्लास्टिक का यूज़ देख लो, या फिर वेरियस हम जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, इवेंचुअली उससे एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, हर जगह प्रॉब्लम आपको दिखेगी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग का संकट है वो भी डायरेक्टली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ही आता है। ये इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो हमारी ओजोन लेयर है उसको भी काफ़ी हद तक डिप्लीट कर रही है, इससे एसिड रेन भी आती है, और ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन तो काफ़ी बड़ा इशू है आज के टाइम में इंडिया में। नाउ जहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हम इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कहीं पर रिफाइनरी है, आसपास का भी आप अगर एरिया देखोगे तो वहाँ पे लोग बहुत ही अजीब टाइप की सिकनेस रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनको हेडेक होता है, अनईजीनेस होती है, स्ट्रेस होता है, इम्पेशंस, डिसप्लेजर, हाइपर सेंसिटिविटी, एक्सट्रीम एंग्जाइटी होती है, गुस्सा आता है, वायलेंस भी वो कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स ये सॉइल को काफ़ी हद तक कंटेमिनेट करता है।
और ऑफ कोर्स इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। और अगर मान लो कहीं पर आप ऑयल लेके जा रहे हो और वो शिप सिंक कर जाती है तो उस एरिया में आप ऑयल स्पिल भी होता हुआ देख सकते हैं। नाउ हमने मेजर्स इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या उठाए हैं देखिए। डिसीजन टेकन टू लीपफ्रॉग डायरेक्टली फ्रॉम बेसल 4 नॉर्म्स टू बेसल 6। हमने बेसल 5 नॉर्म्स को स्किप कर दिया है। ये बेसिकली नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स हैं जिससे कार्स को चेंज करना होगा जिस तरीके से वो फ्यूल को यूज करते हैं और वो एमिशंस रिलीज करते हैं। तो बेसिकली बेसल 6 से एमिशंस काफ़ी कम होंगे, एयर पोल्यूशन में भी काफ़ी इससे राहत मिलेगी। उसके अलावा टैक्सिंग पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, इंसेंटिवाइजिंग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें फेम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हमारा इनिशिएटिव है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स टू वेरियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंक्लूडिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सभी नोटिफाई किया गया है रिसेंटली। फिर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्यूल लोग घर में यूज़ करें वो भी ज़रा क्लीन हो। इसमें ऑफ कोर्स उज्ज्वला स्कीम आ जाती है। फिर ऑफ कोर्स हम एथनॉल ब्लेंडिंग पे भी काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आज के टाइम में लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसमें एक सर्टन परसेंटेज हम एथनॉल ब्लेंड करके उसका यूज़ करें। उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं इन द मासेस, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी हो सकता है कि प्लास्टिक को ऑल टुगेदर बैन करना। हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली प्लास्टिक को ऑल टुगेदर बैन ही कर दिया है और स्टेट्स भी धीरे धीरे इसको फॉलो कर रही हैं। फिर अगर मान लो कहीं पर ऑयल स्पिल होता भी है तो उससे टैकल करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और हम अब ऑयल जैपर का यूज़ कर रहे हैं टू टैकल ऑयल स्पिल्स। तो ये सब हमारे स्टेप्स हैं टू कॉम्बैट ऑल द इश्यूज दैट कम विद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ये है एंड हमारे लेक्चर का ऑन पेट्रोकेमिकल्स।